जो आज के दिन जोमेटो स्विगी फूड ऑर्डरिंग चल रही है ऑनलाइन, वो हमने 2010 में ट्राई किया था। सौरभ, मेरे को लगता है कि बिजनेस बेचने के लिए आई थिंक फाउंडर के दिमाग में 2 माइंडसेट रहते हैं। और तीनों आईटी ग्रेजुएट है, स्टार्टअप में काम किए हुए हैं। तो हमें था कि यार मतलब बस स्टार्ट करेंगे और 1.5-2 मिलियन की फंडिंग तो ऐसे ही रेज कर लेंगे। आउट ऑफ ए ब्लू एक दिन जोमेटो दे रीच आउट टू अस सेइंग कि यार वी वांट टू एक्वायर यू। मेरी कंपनी जोमेटो की तरफ से ऑफर आया कि मेरी कंपनी उनको खरीदनी है, तो मैं शायद कुछ बड़ा बनाने वाला हूँ जब भी उनको मेरे में पोटेंशियल लगी है। फिर मेरे को एक दो दोस्तों ने सजेस्ट किया कि यार क्राउड फंडिंग एक चीज होती है। तो मैंने कहा क्राउड फंडिंग मतलब क्या हुआ, मतलब 99.9% होगा, ऐसा है। अच्छा, जो पहले हमने सोच रखा है स्टार्टअप में हाँ। इनिशियली पिवट होगा ही पिवट होगा ही 99.9%। आई एम टेलिंग यू। एक मतलब प्रॉब्लम एक होती है दिमाग में कि ये है जेनरिक, अब इसको सॉल्व करना है मेरे को। अब कैसे सॉल्व होगी, क्या होगा, वो तो कस्टमर ही आपको बताएगा। मतलब लाइफ में मेरे को लगता है कोई डिसीजन सही गलत नहीं होता, डिसीजन ले लो उसके बाद उसको सही कर दो, दैट्स इट। जो न्यूज में मैंने पढ़ा है $50 मिलियन। 50। हाँ, तो विच इज लाइक अराउंड 400 करोड़। मेरे लिए मॉर्निंग वर्कआउट एक एक्टिव पिल की तरह काम करता है। वीडियो के इनिशियल पार्ट में सौरभ ने अपनी आईआईटी की जर्नी शेयर करी है, सौरभ एज अ स्पोर्ट्समैन शेयर करा है, और सेकंड पार्ट में हमने वो ट्रांजिशन शेयर करी है सौरभ की फ्रॉम अ माउंटेनियर टू एन एंटरप्रेन्योर। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। हाय सौरभ, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू आरव। सौरभ, आपको आयरन मैन क्यों बुलाते हैं? So, Ironman is a brand, basically. It's a triathlon and one of the most difficult single day endurance event. And I finished that Ironman for the first time in 2014. And till date, I have done 3 full Ironman distances. ओके। हम तो यहाँ आपकी एंटरप्रेन्योर की जर्नी के लिए बात करने आए हैं, बट हम कैसे रिलेट कर सकते हैं सौरभ आपकी एंटरप्रेन्योर की जर्नी और आपकी जर्नी एज अ पैराग्लाइडर, एज अ माउंटेनियर? यार आई थिंक किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो जिसको उसने क्लियरली आइडेंटिफाई किया और उसको सॉल्व करना चाहता हो, राइट। एंड मेरी जो जर्नी रही है एज अ स्पोर्ट्समैन, एज एन एथलीट, राइट, तो उसी से मेरे को दिखा है कि क्लियरली देयर आर सो मेनी पीपल जो कि उसी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। एंड आई जस्ट वांटेड टू सॉल्व दैट एंड दैट इज हाउ आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। कब स्पिरिट आई आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप की? एंटरप्रेन्योरशिप की तो आई थिंक कॉलेज टाइम से ही मेरे को अंदर से एक फीलिंग थी कि मेरे को इस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है और लोगों के संग डील करने में मजा आता है। एंड आई थिंक दोज आर द 2 इम्पोर्टेंट ट्राइट ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। तो मेरे को लगा यार ये काम मेरे लिए सही है। अच्छा, ये 2 क्वालिटीज होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के, बिल्कुल होनी चाहिए। ओके। आईआईटी दिल्ली की लाइफ कैसी थी? आईआईटी दिल्ली की यार मतलब आई थिंक सब लोगों के लिए अपने अपने स्टाइल में डिफरेंट होती है। मेरे लिए था कि इट वाज अ 24/7 फ्रीडम फॉर मी। मतलब उससे पहले आई वाज लिविंग विद माय पेरेंट्स, राइट। मैं काफी स्टूडियस टाइप था उस टाइम तक। जब मैं पहली बार कॉलेज में गया तो वहां मेरे को जो 24/7 फ्रीडम मिली, हॉस्टल में इतने सारे दोस्त पूरे इंडिया से जो लोग आए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। बट वहां जाकर के समझ आता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द लोग का सिमिलरली वो माइंडसेट होता है कि जितनी पढ़ाई करनी होती थी हमें, वो हमने 12th तक करी होती है। उसके बाद वहाँ के लोग अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लोर करते हैं। तो मतलब आप इतने लोगों से मिलते हो, आप इतने सारे स्पोर्ट्स, इतनी सारी करिकुलर एक्टिविटीज आपको करने को मिलती हैं, तो यू गेट सो मच एक्सपोजर और आपको समझ आता है कि यार ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी है या ये मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। एंड इफ यू हैव अ करेज टू परस्यू योर पैशन, then I think you become successful in your life. एक क्विक क्वेश्चन है, कौन से ईयर में आपने एक्सप्लोर करा था कि एज एन एंटरप्रेन्योर बनना है आपको? I think लास्ट ईयर में ही, मतलब 2010 की बात है, तब मतलब हमें ये बिल्कुल फील आने लगी थी, मैं और 2 दोस्त थे मेरे, कि यार हमें कुछ शुरू करना है अपना। एंड वी ट्राइड वेरियस थिंग्स ड्यूरिंग माय 4th ईयर ऑफ कॉलेज। यही मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने कोई वेंचर स्टार्ट करा बिल्कुल। हो आईआईटी दिल्ली में? सो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ क्विकली। बेसिकली 4th ईयर में हम लोग 2-3 वेंचर हमने ट्राई किए थे। एंड सबसे पहला वेंचर हमारा था क्लीन एंड ग्रीन दिल्ली मिशन, जिसमें कि हम लोग ने डिसाइड किया कि बसेस के अंदर कई सारे लोग जो खा पी के जो कचरा होता है वो वहीं फेंक देते हैं। उसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम एक बैग्स बनाएंगे जिसमें कि डस्टबिन इंस्टॉल होगा बेसिकली, और वो बैग्स हम सीड बैग्स होंगे, राइट। और उस डस्टबिन के ऊपर बेसिकली हम ब्रांडिंग करेंगे ब्रांड्स के लिए, राइट। तो इट्स अ मार्केटिंग कैंपेन ऑल्सो। एंड वो हमने जो है प्रपोजल डीटीसी
और मतलब उस टाइम पे सभी गवर्नमेंट बॉडीज को भी भेजा था। एंड इफ यू रिमेम्बर CWG वाज देयर, कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010। उस टाइम पे हमारे को DTC के चेयरमैन ने बुलाया ओके, और बोला कि आप जितनी भी हमारी कुछ 700 बसेस लॉन्च हो रही है उन सबके लिए आप बैग बनाएंगे और हम आपको Nice. कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। वी वर लाइक ऑन द 7th क्लाउड दैट डे कि यार ये तो मतलब मस्त ही हो जाएगा कि अगर हम फाइनल ईयर के अंदर इतने बड़े मतलब एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे और ये सब चीजें। देन कुछ कुछ हुआ, हमारी मीटिंग चली 2-3 महीने, फाइनली वी रियलाइज कि यार उस टाइम पे कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इश्यूज आ गए थे और जो कलमाड़ी जी का भी कुछ कुछ निकला था केस, तो उसकी वजह से उन्होंने हमारे चेयरमैन जो थे DTC चेयरमैन, उनका यार बेटा आप अभी पढ़ाई पे ध्यान दो और हम इसको आगे चल के कभी सॉल्व कराएंगे। सौरभ आपने अप्रोच कैसे करा इतने बड़े आदमी? यार हम उस टाइम पे हमने कोल्ड ईमेल्स भेजे थे सभी को, शीला दीक्षित थी उस टाइम पे, उनको भेजा, बाकी डिपार्टमेंट्स को मेल भेजा, वहां से निकल के आया। सेकेंडली फिर उसके आगे हमारा क्या हुआ कि हमने कहा यार चलो ये नहीं सक्सेसफुल हुआ बट हम कुछ और बनाएंगे, तो हमने एक स्टार्टअप शुरू किया findyourchef.com कॉलेज के अंदर। findyourchef.com. हाँ, Nice. एंड उस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट दैट वाज 2010 एंड द कॉन्सेप्ट वाज सेम व्हिच Zomato एंड Swiggy इज डूइंग टुडे। अभी हर बंदा वही कर रहा है एग्जैक्टली मैं हम लोग उस दिन क्या कर रहे थे उस टाइम पे कि हमने एक वेबसाइट बनाई थी जिसके थ्रू हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स है कॉलेज के, दे वर ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन, राइट। तो जो आज के दिन Zomato Swiggy फूड ऑर्डरिंग चल रही है ऑनलाइन, वो हमने 2010 में ट्राई किया था, Okay. बट वी वर नॉट एबल टू फाइंड द स्केलेबिलिटी कि इसको स्केलेबल कैसे बनाए, इसको हम जो अपने कस्टमर्स हैं उनको और इंसेंटिवाइज कैसे करें। सो Okay. दैट वाज द रीजन एंड देन फ्लिपकार्ट केम ऑन कैंपस 2011 में एंड आई जॉइंड फ्लिपकार्ट। ओके सौरभ, थोड़ा सा पहले जाते हैं, जो आपका वो बसेस वाला स्टार्टअप था, फिर आपने उसको कंटिन्यू करने के लिए नहीं सोचा? नहीं, तो उसमें यार हमने काफी कोशिशें करी, मतलब एक हमने DDC के संग जो हमारा काम चला, फिर उस टाइम पे ब्लू लाइन बसेस चलती थी दिल्ली के अंदर, हम लोग ब्लू लाइन बसेस के ड्राइवर्स और कंडक्टर उन लोगों से मिलते थे। हमने एक रात, मेरे को अच्छे से याद है आज भी, एक रात को लग के हमने को कन्विंस किया और उसकी जो सीट्स हैं उसके पीछे पूरा वो जो बैग्स हमने डिजाइन किए थे वो रिपीट करके लगवाए सो दैट कि हम अपना POV कर सके, ठीक है। और वो POV पॉइंट ऑफ, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपका बेसिकली प्रोडक्ट का जो टेस्टिंग है, ठीक है, वो हमें करना था और प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए हमने वो बसेस में लगवाया उसको, और उसमें ये था कि 2 बसेस में हमने किया और काफी हमें उस से इंसाइट मिली कि लोग कितना उसको यूज कर पाएंगे कि नहीं। वहीं से हमने फोटोज वगैरह खींच के वही सब सैंपल्स हमने अपने DTC चेयरमैन को भी भेजे थे। ओके ओके सौरभ, जिस टाइम आपने फाइंड योर शेफ चालू करा था, तो उस टाइम जोमेटो और स्विगी किस रेंज पर थे? कुछ नहीं, उस idea? टाइम तो स्विगी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था और जोमेटो जो है दैट वाज अ लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। ओके तो उन्होंने जो रेस्टोरेंट है आसपास वो आपके लिस्ट करते थे, तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग में नोबडी वाज देयर इन 2010। ओके, फिर वो स्केल नहीं हो पाया बेसिकली। हाँ, तो उस टाइम हमने वही सोचा कि यार इसको स्केल करने के तरीके या फिर कस्टमर को और ज्यादा इंसेंटिवाइज करने के तरीके जो है वो हमें और समझने पड़ेंगे। उस टाइम पे फ्री चार्ज के कूपन्स वगैरह चलते थे, तो वी थॉट कि शायद वो कूपन टाइप का कुछ सिस्टम हम लगा पाए, राइट। सो वी वर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस बट स्टिल इट वाज लाइक कि मतलब देयर वर टू मेनी थिंग्स टू जगल एंड फाइनली हमने सोचा कि यार नहीं ठीक है, मतलब वी शुड जॉइन अ स्टार्टअप फॉर टाइम बीइंग एंड लर्न मोर एंड देन प्रॉब्ली वी विल स्टार्ट अगेन। फ्लिपकार्ट तो एक स्टार्टअप था उस टाइम पे 2011। ओके, कुछ They were only in books at that time. They were getting into electronics. सौरभ, बेसिकली ना कोई भी अगर टीनेजर या कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा होता है ना, कॉलेज में कैसे भी, तो उनको पहली दिक्कत आती है कि सही लोगों को अप्रोच कैसे करें। वो आई थिंक आपने कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू कर दिया और आजकल बहुत चल रही है कोल्ड बिल्कुल। ईमेलिंग। उस पर आप थोड़ा बता सको कि कैसे हमें कोल्ड ईमेलिंग एक इफेक्टिव वे में करनी चाहिए? यार आई थिंक सबसे पहली चीज तो मेरे को लगता है कि जेन्युइन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेन्युइन रहने से ना आप कुछ ऐसा नया एंगल आप प्रोवाइड कर पाते हो सामने वाले को जो आपको भी नहीं पता होता। मतलब एक होता है कि आप सेट फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप सबको ईमेल कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि हजारों लोग उसी फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं जो आपने गूगल पे सर्च किया है कुछ किया, बट अगर आप जेन्युइन हो, आप खुद का कुछ फॉर्मेट यूज कर रहे हो, तो यू नेवर नो कि क्या क्लिक कर जाए। और मेरे को भी आज के दिन हजारों ईमेल आती है कोल्ड, बट समटाइम आई फील लाइक यार कहीं पे कुछ स्पार्क होता है, या किसी ने जैसे बोला कि यार मेरे को पर्टिकुलरली सौरभ आपने आयरन मैन किया है, आपकी जर्नी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मुझे भी आयरन मैन करना है, आई वांट मेंटरशिप और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये बंदा
genuinely मतलब is concerned, चाहता है। right, and I can help him. बट कोई अगर एक स्टैंडर्ड सी ईमेल आती है तो मेरे को भी लगता है कि यार नहीं, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसे कहीं से उठाया ही है। आई थिंक जो लोग इनकी टारगेटेड मार्केट होती है उन पे बहुत एक्सटेंसिवली मेल्स आते हैं, तो हाँ। टू स्टैंड आउट हमें अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेट अपनी स्टाइल का लिखो, मतलब हमेशा मैं कहूंगा आपको खुद नहीं पता होगा कि आपकी स्टाइल जो है, जेन्युइन स्टाइल जो है, वो कितनी वैल्यूएबल है। एज अ टीनेजर मैं भी अभी एटलीस्ट लाइक 20 to 30 लोगों को कोल्ड मेल्स करता हूँ हाँ। ना डेली बेसिस। बैंगलोर आने से पहले भी सौरभ सेम हाँ, अराउंड 100-200 लोगों को करा था। हाँ। पीयूष वाज वन ऑफ देम। राइट। तो चलो उसके बाद की बात करते हैं। फ्लिपकार्ट में 9 मंथ, फ्लिपकार्ट के वो 9 महीने कैसे थे? यार मेरे लिए काफी अच्छे थे, काफी इंटरेस्टिंग, काफी फुल ऑफ लर्निंग। ठीक है, मैंने 3 ट्रांजिशन देखे मतलब फ्लिपकार्ट के अंदर उसी टाइम में ना। फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा होता था कि जब बैंगलोर में हम ऑफिस में आए थे, सचिन बंसल, बिनी बंसल, दे वर इन सेम ऑफिस, राइट। हम मतलब वी आर सिटिंग जस्ट अक्रॉस द सीट्स। ठीक है, फिर 3 महीने बाद हमारा एक टेक का ऑफिस सेपरेट आ गया, वहां पर मूव हो गई चीजें। एंड काफी ज्यादा इंटरनली भी काफी गोल्स में चेंजेस होते रहते थे कि मतलब पहले हम लोग ग्रोथ पे फोकस थे, सेकंड क्वार्टर में हम लोग काफी ज्यादा मार्जिन पे फोकस होने लगे। फिर जो लास्ट क्वार्टर था उस टाइम पे इतनी जबरदस्त ग्रोथ थी कि मतलब समझो कि काफी सारी लेयर्स ऐड होने लगी कि सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, ये वो चीजें, राइट। तो 9 महीने के अंदर ये सब चीजें मैंने देखी। एंड फाइनली मेरा तो एंगल ये था कि यार मतलब आई वॉज एंजॉइंग द वर्क एज वेल एज द लर्निंग ऑफ स्टार्टअप की कैसे चीजें चलती हैं, कैसे चीजें चेंज होती हैं। बट मेरे को एक और ये चीज थी कि यार आई वॉन्टेड टू परस्यू माई पैशन। एज अ क्या थे आप मैं उस फ्लिपकार्ट टाइम पे में? मैनेजमेंट ट्रेनी। ओके। हाँ, तो आपके वो 2 दोस्त कौन से? जिनके साथ आपने स्टार्टअप चालू करा था वो कहाँ तो थे? उनमें से एक ने अभी मतलब कॉलेज में ही उसका कुछ कुछ काम चल रहा था, तो मतलब उसका एक प्रोजेक्ट आई थिंक स्टक हो गया था, तो ही वॉज स्टिल इन कॉलेज एट दैट टाइम। एंड एक और दोस्त जो है उसने कहीं पे शायद आईएएस वगैरह की तैयारी शुरू कर रखी थी उस टाइम पे। ओके ओके। फिर आपने 9 महीने बाद ब्रेक ले लिया हाँ, तो फ्लिपकार्ट 9 से। महीने बाद मैंने जॉब छोड़ के and मेरे दिमाग में क्लियर प्लान था कि मैं अगले 1 साल इस तरीके से अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। मतलब कैसे? आई हैड लाइक रिसर्च द होल कोर्सेज ऑफ लाइक बेसिकली इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, और ये गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करती है अलग अलग जगहों पे। तो जैसे आईआईटी इंस्टीट्यूट्स हैं इंजीनियरिंग के लिए, सिमिलरली माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया में। उत्तराखंड में है, मनाली में है, फिर कश्मीर में है, आपका दार्जिलिंग में है, कूल। राइट। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स है ना, यहाँ पे आपका बहुत ही सस्ते में आपकी ट्रेनिंग होती है, मतलब फॉर 1 मंथ ऑफ होल माउंटेनियरिंग कोर्स, राइट, जहाँ पे आपका लॉजिंग, ट्रेनिंग, सारा लॉजिस्टिक्स, इक्विपमेंट, सब कुछ आपको। उस टाइम पे जो प्राइस था हमारा करीब 15 साल पहले, दैट वाज 4000 रुपीज। कितने ड्यूरेशन का? 1 महीने का 28 दिन, महीने का। 28 दिन रहना सहना, ट्रेनिंग, खाना पीना, सब कुछ। मतलब ओवरऑल मुझे लगता है कम से कम गवर्नमेंट का एक्सपेंस आता होगा 80,000 पर पर्सन, और हमसे चार्ज किया जाता था खाली 4000। So it was so subsidized and they give you wonderful training around sports. सौरभ आपने बताया एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट तो 4th ईयर में आ गया था। माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, इसका स्पिरिट एडवेंचर इसका यार मेरे को आया था फर्स्ट ईयर में। तो मतलब जो कॉलेज तक तो मैं बिल्कुल ट्रेवल नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, बट फर्स्ट ईयर में अगेन वही जो मैंने बताया आपको, एक्सपोजर मिलता है आईआईटी में, बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है। तो कुछ जो हमारे कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ने एक ऑर्गेनाइज किया था एक कैंप जो माउंटेन्स में ले जा रहे थे। तो आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक। मैं कहा यार मतलब जो कुछ मुझे नया मिलता था आई वॉज लाइक कि मुझे भी करना है, ट्राई तो करना है, मतलब हर चीज ट्राई करने का मेरा हमेशा होता था। सो आई ट्राइड दैट। आई वन ऑफ माई सीनियर रक्षित, ही सेड कि यार मैं पैराग्लाइडिंग करने जा रहा हूँ समर वेकेशन में। हमने कहा हम भी जाएंगे। ठीक है, तो समर वेकेशन में उसके पीछे पीछे पैराग्लाइडिंग करने चले गए। किसी ने कहा माउंटेनियरिंग कोर्स करने जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो इस तरीके से मैं नई नई चीज ट्राई करते करते मेरे को समझ आया कि यार एडवेंचर स्पोर्ट, फिजिकल एंड ये जो मेंटल एंडोरेंस वाली चीजें है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है। तो वहां से फिर मेरी वो रुचि उसमें बढ़ती चली गई। मेरे को भी बहुत पसंद है ये चीजें। फिर उसके बाद आपने ब्रेक लेने के बाद सबसे पहले वो कैंप परस्यू करा। हाँ, कहाँ था वो कैंप? तो वो यार मेरा सबसे पहले था पहलगाम, कश्मीर में। ओके। वहां पे मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया। फिर उसके बाद मैं चला गया मनाली। मनाली में मैं रहा 3-4 महीने गाँव में, बुरुआ गाँव में। वहां पे मैंने सीखी पैराग्लाइडिंग। ओके। तो मैंने खुद का एक पैराग्लाइडर लेके, और 3-4 महीने सुबह से शाम तक मेरी एक ही लाइफ स्टाइल होती थी। सुबह उठना, सूखी दाल रोटी खाना, ठीक है, सीधा अपना ग्राउंड पे पहुंचना, वहां पे उठा के 20 किलो का ग्लाइडर, और ऊपर नीचे पूरा हिल क्लाइंब करते थे। वहां से फ्लाई करके नीचे, फिर हिल क्लाइंब करना, फिर फ्लाई करके नीचे, शाम तक इस तरीके से चलता था। फिर उसके बाद रात को आके वहां सेब के खेतों के बीच में मस्त एकदम गांव वालों के संग
फुल ऑन एंजॉय करना एंड देन रात को सो के सुबह उठ के वापस सेम लाइफस्टाइल चालू। उस टाइम तक आपने ये सोच रखा था कि आपको इस चीजों में अपना वो बनाना है आगे करियर? मेरे को यार लगता था कि लाइक स्पोर्ट्स तो मेरे को सीखना है, ठीक है, और बहुत अच्छे से सीखना है, ये मेरी इच्छा थी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स अच्छे से करेंगे। और मतलब इसके आगे क्या होगा ना, उसमें मेरा एक थंब रूल है, मतलब आई जनरली व्हेनेवर आई टेक सच बिग डिसीजंस इन माय लाइफ आई ऑलवेज थिंक अबाउट द वर्स्ट केस पॉसिबल, राइट। मैं ये सोचता हूँ कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है मेरे साथ। बिल्कुल। वर्स्ट केस मेरे साथ में जैसे फॉर एग्जांपल जॉब छोड़ के ये करने में ये था कि यार ठीक है, मतलब मैं इसके आगे जैसे नए नए स्किल सीखूंगा तो मैं कुछ मुझे प्रॉब्लम्स समझ आएंगी, मैं उसको सॉल्व करने के लिए अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। जस्ट इन केस मुझे कुछ समझ नहीं आया या मेरा स्टार्टअप नहीं चला, तो वर्स्ट केस क्या है कि मैं वापस जाके नौकरी में लग जाऊंगा, आईटी दिल्ली से जॉब। राइट। तो आई दिल्ली है, और दूसरा नहीं भी अगर आई दिल्ली तो भी मुझे लगता है पर्सनली किसी के लिए भी, मान लो आपके पास कुछ ना कुछ स्किल होगा, तो आप जैसे मान लो पहले कोई जॉब कर रहे थे, कई बार लोग जॉब छोड़ने में बहुत डरते हैं, राइट। मेरा मानना है कि जॉब करते समय आपके पास कोई स्किल है इसलिए जॉब कर रहे हो, ठीक है, वो जॉब आप 50,000 की कर रहे हो मान लो, या 20,000 रुपए की कर रहे हो, तो वो 20,000 रुपए की नौकरी आपको फिर मिल जाएगी 3-4 साल बाद, आपका स्किल है तो, राइट। मैक्सिमम क्या होगा, आपके जो पीयर ग्रुप है, जो दोस्त है, वो शायद 20 की जगह 40 पे पहुंच गया होगा, आप 20 पे रहोगे, बट दूसरे एंड पे आपने कुछ नई चीजें ट्राई करी, नई चीजें सीखी, आपने अपने सपना भी परस्यू करने की कोशिश करी। इतना कुछ करने के लिए अगर छोटा सा सेटबैक मिले भी, दैट्स अ वर्स्ट केस, एग्जैक्टली। राइट। तो भी आप कहीं मर नहीं रहे, आपकी दाल रोटी चल रही है, ठीक है। बेस्ट केस सोचो, आपने अपने सपने पूरे किए, आपको कुछ बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिल गई, और आपकी लाइफ एकदम सेट हो गई, आपने स्टार्टअप बनाया, सब कुछ किया, जो मेरे साथ हुआ, राइट। तो बेस्ट केस मगर तभी मिलता है मौका जब आप वर्स्ट केस सोच के उसके लिए रेडी हो, और वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, ओके। तो आपको बेस्ट केस भगवान भी देता है, डेस्टिनी भी देती है। फिर आपने कितने साल करा माउंटेनियरिंग? तो मैंने पूरे 1 साल का जो मेरा प्लान था वो एग्जीक्यूट किया। मैंने माउंटेनियरिंग करी, फिर उसके बाद पैराग्लाइडिंग करी, फिर उसके बाद वाटर स्पोर्ट्स का एक कोर्स किया 14 दिन का, फिर मैंने अगेन एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया दार्जिलिंग में, फिर उसके बाद मेरा स्कीइंग का प्लान था गुलमर्ग में, वहाँ भी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ स्कीइंग सीखी मैंने। और एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं, लाइक हाँ। आईआईटी दिल्ली से पास आउट होकर फिर फ्लिपकार्ट में जॉब कर तो फिर पेरेंट्स वगैरह ने क्या बोला कि तू ये बिल्कुल। क्या करने जा रहा है? तो ये भी एक सबसे बड़ा लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाऊं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपनी वाइफ को कैसे मनाऊं, राइट। इसमें भी अगेन मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है कि यार ये सारी चीजें एक्सक्यूजेज होते हैं मोस्टली, नहीं, मतलब पता है क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपने अपने आप को मनाया कि नहीं, राइट। इफ यू कैन कन्विंस योर सेल्फ, राइट, देन यू कैन कन्विंस एनी वन एंड एवरी वन, दैट इज माई बिलीफ, राइट। बट अगर आप खुद अपने आप से कन्विंस नहीं हो ना, तब ज्यादा चैलेंजेस आते हैं कि आप बोलते हो कि यार अपने पेरेंट्स पे डालते हो कि यार वो नहीं मानेंगे, या वाइफ नहीं मानेगी, या कोई और नहीं मानेगा, राइट। अपने आप को कन्विंस करना इज द फर्स्ट प्राइमरी थिंग। तो उसके लिए अपने आप को कन्विंस करने के लिए अपना वर्स्ट केस सोचो, देखो कि यार मैं सॉर्टेड हूँ इसमें, तो मैं ये चीज करना चाहता हूँ और मैं करूंगा और अच्छे से करूंगा। फिर अपने पेरेंट्स से, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैंने समझाया कि यार ये है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। वर्स्ट केस क्या होगा, ये होगा मैं वापस से नौकरी में आ जाऊँ कभी भी, तो आप चिल रहो और मैं अपना खर्चा अपने हिसाब से संभाल लूंगा। हाँ। तो वो ठीक थे, ओके थे, कर लो। मेरे हिसाब से तो सौरभ, कोई भी दुनिया में एक्सक्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती अंटिल एक आपकी एक्सक्यूज जो होती है कि यू डाइड ऑफ। बिल्कुल। मतलब आई थिंक एक किसी का मैं सुन रहा था एक बार बात, उन्होंने अच्छी कही थी कि जब तक आप जेल में नहीं जा रहे, जब तक आप अपना जिंदा हो, राइट, तब तक सब चीज सॉर्टेड है, या जब तक आप एकदम जीरो, मतलब आपका फाइनेंशियल पूरा जीरो नहीं कर दिया आपने, तब तक सब कुछ सही है। ट्राई आउट करनी चाहिए चीजें। फिट्स को कब स्टार्ट करा? फिट्सो यार मैंने शुरू किया था 2015 में। ओके। सो बेसिकली 2011 में मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया, फिर 2012 में छोड़ करके मैंने 1 साल पूरा एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह किया। 2013 में जब मेरा 1 साल खत्म हो गया, देन आई वाज थिंकिंग कि यार व्हाट नेक्स्ट, मतलब हो गया अभी 1 साल जो मेरे को करने थे एडवेंचर स्पोर्ट, अब क्या करूं। तो फिर मेरे को उस टाइम पे एक सपना आया, मतलब कि सपना आया जिन की मेरे दिल में एक और बात आई कि यार मेरे को ना इंडिया का सबसे पहला पैराग्लाइडिंग पायलट कम डिजाइनर बनना है। ओके। तो इट इज लाइक कि मैं पायलट तो बन ही चुका था, पैराग्लाइडर उड़ाता था खुद से, बट मैं डिजाइनर भी बनूंगा, खुद का पैराग्लाइडर डिजाइन करूंगा, जो कि खाली यूरोप में होता है आज के दिन, मोस्टली इंडिया में नहीं होता बिल्कुल। तो मैंने उसके लिए सोचा, फिर मेरे को लगा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो करते हैं। फिर मैं उसके लिए आईआईटी कानपुर चला गया, वहां पे एक एरोस्पेस में एक प्रोजेक्ट ले लिया मैंने एक प्रोफेसर के अंडर, और 3 महीने वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो उसी टाइम के दौरान मेरे को ये ऑल ऑफ ए सडन मेरे को इंटरनेट पे दिखा अनु वैद्यनाथन का इंटरव्यू। शी इज आई थिंक सपोजिटली द फर्स्ट आयरन मैन फ्रॉम इंडिया,
ठीक है, 2007 वगैरह में उन्होंने किया था। तो उनका इंटरव्यू देख के ये आयरन मैन क्या चीज है। वहां से फिर अच्छा। मैंने रिसर्च किया आयरन मैन के बारे में। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग अरे कॉन्सेप्ट है। वाह। इसमें आपको 3 स्पोर्ट आपकी लाइफ में ऐड हो जाएंगे, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग। तो मैं इस तरीके से देखता था चीजों को कि मेरी लाइफ में और 3 नए स्पोर्ट आ जाएंगे। चलो तो ये करते हैं। स्विमिंग सीखना चाहता था मैं उस टाइम। तो मैंने डिसाइड किया कि यार ये तो मैं करना चाहता हूँ। और फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, देखा इंडिया में कुछ 8-10 लोगों ने तब तक आयरन मैन किया था। तो फिर एक आध से बात करी, थोड़ा बहुत पढ़ा। मेरे को समझ आया कि 1 साल का टारगेट रखा जा सकता है और 1 साल जो है, अगर इवन मैं 0 पे हूँ आज के दिन, 1 साल ट्रेनिंग करूँगा अच्छे से तो मैं फिनिश कर पाऊँगा। ओके। फिर मैंने एकदम मतलब फ़ोकस्ड वे में फुल ऑन कि आयरन मैन को अपना डेडिकेट कर दिया। एंड दूसरे एंड पे जो ये डिज़ाइनर वाला चीज़ था, उसमें मेरे को समझ आया कि यार फ्लाइंग तो सही है, बट डिज़ाइन वाली साइड पे आई नीड टू रीड अ लॉट, आई नीड टू गेट मतलब स्टूडियस अगेन, जो मेरे को उतनी ज़्यादा फ़ील नहीं आई उस जब चीज़ तक में। डिजाइन नहीं आता था ना तो हाँ, कुछ। बिल्कुल डिज़ाइन भी आता था और मेरे को ये था कि यार ये तो इतना पढ़ने का भी मेरा नहीं है। मतलब मेरे को अच्छा। एंथू है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, एंटरप्रेन्योरियल वाली साइड पे, या खुद से स्किल सीखने का, चीज़ें करने का। तो फिर वो मैंने उसको ड्रॉप किया। दिस इज़ ऑल्सो अ लर्निंग कि लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपके जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे सब में सक्सेसफुल होगे सही बात। या सब चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, राइट? बट यू स्टिल शुड डू थिंग्स व्हिच यू वांट टू। मतलब मेरे दिल में आया कि मुझे ये बनना है, मैंने ट्राई किया। ट्राई करके मेरे को आगे समझ आ गया कि मेरे को नहीं बनना है, तो छोड़ दिया। तो इट्स लाइक दैट ईज़ी। मतलब लाइफ को इतना सीरियस लेने की लोड ही नहीं है। ओके। आपको बहुत सिंपल लेना है कि यार मेरे को मन है आज के दिन, मैं करूँगा ट्राई। ट्राई ज़रूर करो। ट्राई करने के बाद समझ आए कि करना है आगे कंटिन्यू, वेरी गुड। लगे कि नहीं मेरे लिए नहीं है, तो छोड़ दो। सही बात आगे है। बढ़ जाओ। तो फिर मैंने आयरन मैन पकड़ के रखा कि आयरन मैन मेरे को लगा मेरे लिए है। मैंने आयरन मैन की तैयारी करी। 1 साल बाद मैंने आयरन मैन फिनिश किया पहला अपना स्वीडन में, 2014 में। उसके बाद सेकंड मेरा ड्रीम था कि यार माउंट माउंट एवरेस्ट भी क्लाइंब करना एवरेस्ट है। या। तो फिर मैंने उसके लिए भी तैयारी करनी शुरू करी। और उसके लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल थी फाइनेंशियल वाली, कि पैसा कहाँ से आए, क्योंकि कम से कम आपको 25 लाख रुपए का खर्चा आता है। किस चीज में? उसमें होता है आपका लाइसेंसिंग कॉस्ट होता है, अगर आप नेपाल या चाइना जिस साइड से जा रहे हो, तिब्बत साइड से। सेकंड आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्ट और ये सब चीज़। तो सब मिला मिलू के आपका 20-25 लाख का मिनिमम कॉस्ट है। तो उसके लिए फिर मैंने फंड रेज़ किया। ओके। वहाँ से मुझे एक और नई लर्निंग बनी लाइफ में कि फंड रेज़ कैसे होता है। क्या फंड रेज करा तो मतलब? फंड रेज़ एज़ इन कि जब मैंने इवन आयरन मैन के लिए भी, आयरन मैन रेज़ करने के लिए मेरे को कम से कम साल का खर्चा था 2.5 लाख रुपए टाइप्स का। ठीक है, अब कहाँ से अरेंज करता, क्योंकि मैं जॉब तो कर नहीं रहा था उस टाइम। ओके। तो वो 2.5 लाख रुपए अरेंज करने के लिए आई वाज़ थिंकिंग कि क्या करूँ, क्या करूँ? स्टार्टिंग में मैं कुछ थोड़े बहुत ट्यूशन्स पढ़ाने लगा पर्सनली, ठीक है? और फ्रीलांसिंग कुछ-कुछ काम कर रहा था। फिर मेरे को 1-2 दोस्तों ने सजेस्ट किया कि यार क्राउड फंडिंग एक चीज़ होती है। तो मैंने कहा क्राउड फंडिंग मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपका कोई अगर बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट आप अगर कर रहे हो, तो जो दुनिया है, जो क्राउड है, वो आपको फंड करती है। ठीक है? इफ यू कैन इंस्पायर देम, इफ यू कैन गिव देम समथिंग इन रिटर्न ऑफ दैट्स देयर समथिंग फंड्स, राइट? न्यू। तो वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। पहले तो मुझे लगा यार ये तो क्या बात हुई, मतलब कोई मेरे को क्यों क्यों सपोर्ट पैसे करेगा? देगा? मतलब मैं अपना आयरन करना चाह रहा हूँ खुद के लिए, लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? विद टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मतलब दिस इज़ समथिंग बिग आई एम डूइंग। And secondly, a lot of people in outside world probably will never go to do Ironman, but they can support me to become Ironman, right? And in that, they will also get satisfaction. Exactly. तो satisfaction को in a way they are buying, right? तो फिर मैंने क्या किया कि एक कैंपेन लॉन्च किया था, जर्नी फ्रॉम कॉमन मैन टू द आयरन मैन। और वो मैंने उसमें डिसाइड किया कि मैं अपनी जो जर्नी है कॉमन मैन से आयरन मैन की, उसको डॉक्यूमेंट करूंगा और वो मैं अपना यूट्यूब पे डालूंगा, सो दैट इट कैन इंस्पायर अदर पीपल ऑल्सो। एंड टू क्रिएट दैट डॉक्यूमेंट्री एंड टू फिनिश माई आयरन मैन, आई वॉन्ट टू रेज फंड्स। एंड आई पुट दैट कैंपेन। उस टाइम पे एक विशबेरी करके एक प्लेटफॉर्म चलता था, ठीक उस है। पे मैंने वो कैंपेन डाला। एंड टू माई सरप्राइज आई रेज 2.75 लाख रुपीज कैसे एंड मतलब? फ्रॉम 100 प्लस पीपल। और जिस 100 में से मोस्ट लाइकली आई थिंक 70% प्लस पीपल वर अननोन टू मी, ओके। राइट? 30% मेरे दोस्त लोग थे और 70% अननोन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया उस मतलब प्रोजेक्ट के आपने अंदर। अपनी जर्नी जैसे आप आयरन मैन बने उसको डॉक्यूमेंट कर कर एक। उसको करने चाहता था, मैंने बोला कि मैं ये करूंगा, ओके। इसके लिए आप आज के दिन पैसे इन्वेस्ट करो। ठीक है। ठीक है, और मैं आयरन मैन तब तक गया भी नहीं था। मतलब ये इट वाज लाइक मे ओके। 2014। ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये प्रोजेक्ट डाला और लोगों ने इन्वेस्ट किया। फिर उस क्यों मतलब क्या देखा लोगों ऐसा ने आपने? इसलिए इन्वेस्ट किया कि यार मतलब बिकॉज दे वांट टू सपोर्ट दैट कॉज, कि मतलब आई एम गोइंग फॉर आयरन मैन
एंड आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट दैट जर्नी एंड आई एम गोइंग टू कैरी देयर नेम थ्रू द फिनिश लाइन। तो मतलब मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक फ्लैग बनाऊंगा जिसमें जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं उन सबका नाम लिख के आई विल टेक इट थ्रू द फिनिश लाइन बेसिकली। उनको कुछ मिलेगा जब आप सेटिस्फैक्शन, सो इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन, राइट? एंड उसके लिए लोगों ने इन्वेस्ट किया उसके अंदर लिटरली, एंड देन आई मेड अ डॉक्यूमेंट्री एंड एक्चुअली दैट डॉक्यूमेंट्री वर्क, मतलब आज भी वो डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे है एंड आई सी समटाइम कमेंट्स ऑन दैट डॉक्यूमेंट्री, अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार सौरभ आपसे कनेक्ट करना है, मुझे भी आयरन मैन करना है, आई गॉट इंस्पायर्ड बाय सीइंग योर दिस डॉक्यूमेंट्री मूवी, राइट? कौन सा प्लेटफॉर्म था? यूट्यूब पे ही डाला मैंने, उससे पहले जब फंड रेज करा था विशबेरी। विशबेरी, हाँ, आज भी एग्जिस्ट आज करता वो है? शायद उसके बाद वो क्लोज हो गया अनफॉर्चुनेटली, आई थिंक 3-4 साल बाद, ठीक है? बट उसने उस टाइम पे अच्छा किया था इस प्लेटफॉर्म ने। फिर एवरेज टाइम पे मैंने फिर से अगला क्राउड फंड किया, तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार क्राउड फंड हो सकता है और ये सब चीजें हैं। बहुत लोग करते थे या नहीं? बहुत नहीं, मतलब कम ही कर पाते हैं, और इसके लिए ना आपको वही अगेन अंदर से बहुत ज्यादा बिलीफ चाहिए। सो मतलब फंड रेजिंग इज लाइक प्योर लाइक अ सुपर टफ टास्क। अभी आजकल तो फिर भी इतने सारे वीसी फंड्स और ये सब आ गए, Yeah. एंजल फंड्स, राइट, स्टार्टअप्स के लिए। उस टाइम पे सोचो, एक तो ये तो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट ही था, बट अदरवाइज भी बहुत कम एंजल फंड्स और ये सब होते थे, तो मतलब यू हैव टू रीच आउट टू एवरी एंजल इंडिविजुअली। तो जब मैं एवरेस्ट के लिए भी किया तो मैंने कहा यार 25 लाख रेज करना है, सो दैट वाज वन ऑफ द एवरेस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, फाइनेंशियल एवरेस्ट जो मुझे क्रॉस करनी थी बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल एवरेस्ट। तो और मेरे पास टाइम था 2-3 महीने का, सो आई डिसाइडेड कि नहीं यार करेंगे। करा तो फिर मैंने अपना सारे एलुमनाइज को रीच आउट किया, आईआईटी के जो कॉमन जनता है उनको रीच आउट किया, जिन्होंने मेरे को आयरन मैन में सपोर्ट किया था उनको रीच आउट किया, एंड आई नेवर यूज्ड टू स्टॉप। मतलब अगर कोई मेरे को ना बोलता था तो बहुत ही हम्बली, मतलब मेरा एक तरीका था क्लियरली, या तो मैं किसी से मतलब इन्वेस्टमेंट ले पाऊंगा या फिर मैं उससे आगे का नेटवर्क लूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आरव के पास आया, आरव ने कहा यार मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा सर अभी, तो हम लोग आरव अच्छा ऐसा है कि कोई ऐसे 2 लोगों से कनेक्ट कर दो जो आपको लगता है कि हु विल बी परफेक्ट। फाइंडिंग सच अ पर्सन, राइट? तो इस तरीके से मैं हमेशा ग्रो करता रहा। मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा है ऐसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक कि अगर कल को कोई भी कुछ बड़ा काम करने जा रहा है तो हाँ। फंड रेज के लिए वहां डाल दो। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ तो सौरभ? उसके बाद फिर मैंने एवरेस्ट के लिए रेस किया, और एवरेस्ट में भी इतना ज्यादा वो था कि मतलब लास्ट तक पहुंचते पहुंचते मेरा करीब 15 लाख रेज हुआ होगा, ओके, और 25 मेरे को चाहिए था। तो मुझे ये था कि यार 10 लाख अगर फाइनली कुछ नहीं हुआ तो मैं किसी से लोन लेके अपने पेरेंट्स या जिसे भी जाऊंगा और फिर Spirit वापस आके थी अपना करने हाँ नौकरी पे लगूंगा, पे करके उनको पे बैक कर दूंगा। बट इस स्पिरिट की वजह से आई एम टेलिंग यू आरव, दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्पिरिट की वजह से 2 दिन पहले तक फ्लाइट मेरी, मान लो 9 अप्रैल की फ्लाइट थी, 7 अप्रैल तक मैं इस वाली मोड में हूँ कि यार ये हो गया ऐसा वैसा, एंड आई गॉट मैरिड ऑल्सो इन February 2015, जस्ट बिफोर 2 months बिफोर गोइंग टू द एवरेस्ट, राइट? माई वाइफ वॉज सो सपोर्टिव कि यार बंदा कुछ नहीं करता आज के दिन, सोचो जॉब नहीं करता, कुछ नहीं करता, बट शी मैरिड मी, राइट? एंड आई वॉज लाइक यार क्या करूंगा, कैसे करूँ, इकट्ठे करूँ, एंड आई वॉज लाइक स्टिल रीचिंग आउट पीपल। और एक मेरे सीनियर थे काफी, उन्होंने मेरे को भेजा कि यार ऐसा है, आप ना इस कंपनी के डायरेक्टर से बात करो। उन्होंने कंपनी के फाउंडर से कनेक्ट कर दिया मेरे को। ठीक है। मैंने उनको मैसेज किया, सर ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ एवरेस्ट के लिए, इफ यू नीड अ ब्रांड एम्बेसडर आई एम देयर। तो उन्होंने कहा कि व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन, एंड आई वाज सो हैप्पी सीइंग दैट मैसेज कि भाई रिप्लाई आ गया, मतलब चांस है। हाँ एंड बिल्कुल। देन व्हाट हैपेंड इज मैंने उनसे कॉल किया, एंड इट वाज लॉन्ग वीकेंड एट दैट टाइम, 9 से पहले। अच्छा, लॉन्ग वीकेंड पे उन्होंने ना अपनी मार्केटिंग हेड को कॉल किया, बोला ये सौरभ है, ये आएंगे एंड वी आर गोइंग टू बिकम द टाइटल स्पॉन्सर फॉर हिम। ओ एंड दैट कंपनी वाज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वॉलेट करके कंपनी थी, एंड ही इन्वेस्टेड 6 लाख रुपीज इन मी, ओके, एंड जस्ट इन अ वन डे वन व्हाट्सएप एक मैसेज, कॉल पे। एक व्हाट्सएप मैसेज ने ना वो 6 लाख रुपए सीधा मेरे पास आए। उसके बाद 2-3 और कंपनी थी, येपमी थी उस टाइम पे, 1-2 कंपनीज और थी जिन्होंने इन्वेस्ट किया डायरेक्टली, एंड आई ऑलमोस्ट गॉट लाइक 25 लाख। और इवन जाने के बाद भी नेपाल वगैरह में, वहां से भी मेरी कांटेक्ट चलते रहते थे कि और फंड रेजिंग मैं हमेशा कंटिन्यू करता था। मतलब तो परसिस्टेंस जो है ना, दैट इज व्हाट आई लर्न एट दैट टाइम, कि यार फंडिंग में सिंपल है, आप परसिस्टेंट रहोगे और आपका ड्रीम आपको खुद ही कंजर्व करना है, मतलब आपका सपना आपका खुद है। आप अगर उसको ढीले पड़ोगे, आप छोड़ोगे, आप बोलोगे यार नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा 100%, और आप बोलोगे होके रहेगा तो वो होके रहेगा, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट। अमेजिंग, आपकी ऐसी वाली जर्नी तो बहुत अच्छी थी। चलो सौरभ, थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर साइड की जर्नी बिल्कुल। आपकी एक्सप्लोर करते हैं। राइट। फिट्स गो जैसे इनिशिएट हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आए? तो यार मतलब वहां से फिर मैं जब एवरेस्ट का करके आया वापस, और वहां से अपना अर्थक्वेक आ गया था नेपाल में जब मैं क्लाइंब कर रहा था, सो आई रिटर्न बैक। फिर उसके बाद मैं और 2 मेरे बैचमेट्स जो थे आई दिल्ली के, हम तीनों सोच रहे थे यार कुछ शुरू करना है खुद का, एंड हेल्थ एंड फिटनेस वाज
थिंग विच वी वर पैशनेट अबाउट। तो हमने कहा इसी में करते हैं और बहुत बड़ा स्पेस है। तो हमने जो इवेल्युएट किया आइडिया को, उसका तरीका यही था कि यार सबसे पहले स्पेस बड़ा होना चाहिए, प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट, और हमें समझ आनी चाहिए। फिट्जो में जो दो को फाउंडर्स थे वो वही वाले दो नहीं को नहीं, अलग फाउंडर्स थे उसमें। अलग थे, हाँ, ठीक है। तो फिट्सो मेरे दो आई दिल्ली के ही दोस्त थे, और एक नमन शर्मा जो कि जोमेटो में काम कर रहे थे उससे पहले टेक में, और राहुल सुरेखा जो कि मार्केटिंग में काम कर रहे थे अर्बन ग्लैब में। और मेरा तो मैंने बताई अपनी लाइफ जर्नी। तो हम तीनों ने कहा कि यार हम शुरू करते हैं साथ में, और तीनों आई दिल्ली ग्रेजुएट है, स्टार्टअप में काम किए हुए हैं। तो हमें था कि यार मतलब बस स्टार्ट करेंगे और 1.5-2 मिलियन की फंडिंग तो ऐसे ही रेज कर लेंगे। मतलब और उस टाइम फ्रेंजीनेस चल रही थी फंडिंग की। बट टू आवर सरप्राइज क्या हुआ कि सेकेंड हाफ ऑफ 2015 जब हमने शुरू किया, दैट वाज द लल पीरियड। एकदम मतलब सारा ड्राई हो गया एकदम, जो भी अपना फंडिंग चल रहा था सब कुछ। और वी रियलाइज कि यार मतलब हम तो रेज ही नहीं कर पा रहे, मतलब नो वीसी इज इंटरेस्टेड इन लाइक हेल्थ एंड फिटनेस। हाँ, कहता है टीम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट आइडिया और हेल्थ एंड फिटनेस में तो लोग कहाँ स्पेंड करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस में। उन्होंने 2015 में जॉब ये होता छोड़ था। दी थी दोनों ने। जॉब छोड़ दी थी उन्होंने भी। और फिर फाइनली हमें समझ आया कि यार एंजल इन्वेस्टमेंट ही रेस करते हैं, क्योंकि एंजल्स आर पीपल हु एक्चुअली बिलीव इन यू मोर देन द आइडिया और मार्केट और एनीथिंग। दे बिलीव इन पर्सन, या राइट। तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। और वहां पे फिर हमने एंजल इन्वेस्टमेंट रेस किया, अपना पहला राउंड 1 करोड़ टाइप का रेस किया था खाली। और प्रोडक्ट क्या था उस टाइम तक? उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट हमारा इनिशियली था कि हम लोगों को, जो रनर साइकिलिस्ट स्विमर्स हैं, इन लोगों को आपस में मैच कराएंगे और ये सब चीजें, सो दैट दे कैन प्ले टुगेदर। मतलब तो बहुत ही अर्ली टाइम से, मतलब प्रोडक्ट इस तरीके से मान लो हम तीनों ही थे। मतलब हमारा ये था कि हमें हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर कुछ करना है। एमवीपी टाइप था? एमवीपी भी कुछ नहीं था, मतलब ऐसे मान लो कि बस हमें शुरुआत ही करनी है और हम कुछ करेंगे, मतलब इतना आसान होता है 1 करोड़ रुपए मिलना? नहीं तो आसान नहीं होता, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। प्लस इट डिपेंड्स कि जैसे अगेन कि आप किस तरीके की मार्केट में उतर रहे हो, फिर आपका बैकग्राउंड क्या है, राइट। आप कितना, मतलब सामने वाले के लिए कन्विक्शन के लिए आप क्या चीज दे सकते हो। मतलब फॉर एग्जैक्टली। एग्जांपल इफ यू हैव नो हिस्ट्री, राइट, प्रॉब्ली सामने वाले को कन्विंस करना मुश्किल है। बट हमारे केस में जैसे हम तीनों मतलब आईटी दिल्ली से ग्रेजुएटेड हैं, फिर हमने स्टार्टअप में काम किया है, राइट। और जो हम स्पेस की बात कर रहे हैं, इट वाज लाइक कि वो कन्विक्शन है कि हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेंगे और सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम मेजरली मतलब देवर 2-3 प्रॉब्लम्स व्हिच वी कुड आइडेंटिफाई, कि यार लोग एक्चुअली एट द एंड हेल्थ और फिटनेस पे अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सब चीजें बढ़ रही है। कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं? मे बी लोगों को मोर एक्टिव करके, कि वो अपना स्पोर्ट्स ज्यादा खेलें, फिटनेस में ज्यादा जाएं या न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। कैसे सॉल्यूशन क्या बनेगा? तो उसमें ना हमेशा मुझे लगता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए इट्स नॉट लाइक कि आप डे वन पे आपको पता है कि एग्जैक्टली यही चीज लेगी चीज, सही राइट। बात है। You start from somewhere, and then once you start building something, you start interacting with your actual customer with some product, then you realize कि हाँ यार ये प्रोडक्ट में सामने वाला आपको एक्चुअल फीडबैक देता है, एंड इफ यू आर ओपन टू दैट फीडबैक, तब आपको समझ आता है कि अच्छा यार ये सही करता हूँ, ये सही करता हूँ, ये करता हूँ। करते 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 आप हमेशा चेंज करते करते आप सही जगह पहुंचते हो, राइट। तो दैट्स अ जर्नी एंड इट्स ऑलवेज बीन अ जर्नी। मतलब कभी भी आप डे वन पे नहीं कह सकते यार मैं इसी पे स्टिक करूंगा आइडिया पे और यही मेरा मतलब यूनिकॉर्न आइडिया होगा, नहीं होगा। पिवट होते पिवट रहता है होगा startup। ही, मतलब 99.9% होगा, ऐसा है। अच्छा, जो पहले हमने सोच रखा है स्टार्टअप में हाँ, इनिशियली, पिवट होगा ही पिवट होगा। होगा ही 99.9%। आई एम टेलिंग यू, मतलब हम्म। किसी की हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी भी कंपनी की, राइट, चाहे वो जोमेटो, स्विगी, उबर, ये वो कोई भी हो, किसी आइडिया से शुरू होती है। एक बेसिक आइडिया एक होता है आपको दिमाग में, एक मतलब प्रॉब्लम एक फ्रेमवर्क। होती है दिमाग में कि ये है जेनरिक, अब इसको सॉल्व करना है मेरे को। अब कैसे सॉल्व होगी, क्या होगा, वो तो कस्टमर ही आपको बताएगा। आपके दिमाग में कुछ अजम्पशन होगी, आप उसके संग शुरू करोगे, बट वो धीरे धीरे चेंज होती रहेंगी चीजें। तो हमारे केस में वो थी कि मतलब लोगों की हेल्थ एंड फिटनेस इंप्रूव करनी है। फिर शुरुआत हुई कि हमने वो सोचा कि एक सोशल एंगल बनाएंगे, लोगों को कनेक्ट करेंगे, बट 1 महीने में समझ आ गया कि किसी को नहीं चाहिए ये चीज। ओके। ठीक है, इट्स अ फेलियर आइडिया। हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर हमने कहा आप क्या बनाए, तो हमने कहा कि इंडिविजुअली लोगों के लिए बनाते हैं प्रोडक्ट, कि मतलब इंसान सोशल ज्यादा नहीं हो सकता, तो उसके लिए इंडिविजुअल प्रोडक्ट बनाते हैं जहाँ पे वो खुद से अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सके, अपना रनिंग वगैरह ट्रैक कर सके, और उसको हम ऑनलाइन न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस ट्रेनर प्रोवाइड करेंगे जो गाइडलाइन देंगे उनको। तो वो हमने 1 साल रन किया, 2016 से 2017। और उस बिजनेस में हमने पैसा बनाना शुरू किया, एक अच्छी खासी टीम बन गई। फिर भी 2017 में हमारे अंदर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन था कि यार उस तरीके से स्केल उसमें नहीं कर रहा। क्या था, मतलब सिंगल? दैट वाज लाइक
एग्जैक्टली लाइक जैसे हेल्थीफाई आज के दिन कर रहा है जो बिजनेस, कि मतलब आपके पास जो यूजर है जिसको मान लो वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप थोड़ी सी फिटनेस एक्टिविटी करना शुरू करो और मेजरली न्यूट्रिशन पे ध्यान दो अपने। Yeah. तो हमने वो दोनों चीजों के लिए अपने ट्रेनर्स रखे जो कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपके संग फोन पे बात करेंगे, मैसेजिंग पे बात करेंगे, सो दैट आपको मोटिवेट करते रहें, आपको आपके रूटीन से कनेक्ट करके रखें। तो वो चीज हो गई। और सेकंड, जो ऐप है जिसके ऊपर आप ट्रैक कर सकते हो कि आप क्या खा रहे हो, कितनी कैलोरीज है, कितना उसमें पीएफसीएफ है, ठीक है। राइट, क्या फिटनेस वर्कआउट रेजिम फॉलो कर रहे हो, तो वो सब आप ट्रैक कर सको। तो वो प्रोडक्ट हमने पूरा बिल्ड किया, 1 साल उसको रन किया। एंड फिर हमारे को थोड़ा सा ये फील हुआ कि यार बिजनेस चल रहा है बट देर इज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन इन दिस बिजनेस, देर इज नथिंग न्यू एज सच वी आर डूइंग एज फिटसो एट दैट टाइम। तो थोड़ा सा वो यूनिक वाला हमें एंगल नहीं चमक रहा था, तो हमें लगा यार कुछ ट्राई और करना चाहिए। कितने साल हो गए थे जब तक? 1.5 साल। ठीक है, तो 2017 की जनवरी में हमने डिसाइड किया कि यार हम कुछ नया ट्राई करेंगे। एंड वो नए के लिए ना हमें 2 चीजें चमकी। एक कि यार हम रनिंग का ऑफलाइन प्रोग्राम चालू करते हैं, रनिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग हम दे रहे थे, बट हमें लगा यार मोस्टली लोगों को लगता है कि ग्राउंड पे आके ट्रेनिंग करनी होती है, तो ऑफलाइन चालू करके देखते हैं। और दूसरा जो मेरे पर्सनल उससे भी निकल के आया कि एक्सपीरियंस है कि जब मैं आयरन मैन की ट्रेनिंग कर रहा था, तो आई वॉज अ नॉन स्विमर एट दैट टाइम एंड आई वॉन्टेड टू लर्न स्विमिंग। तो मैं मतलब मान के चलो पूरा दिल्ली के काफी पूल्स पे गया और बैंगलोर के तो हर एक स्विमिंग पूल के पास मैं गया, हर कोच से मैंने बात करी। एंड लिटरली लाइक कम से कम 30 स्विमिंग पूल पे गया होऊंगा, हर किसी ने मेरे मुंह पे मेरे को मना कर दिया कि यार क्या बात कर रहे हो आप, एज एन एडल्ट मैं कुछ 23 साल का हूँ, 23 साल के होकर आपको स्विमिंग नहीं आती आज के दिन, एंड यू आर सेइंग कि आपको 1 साल बाद 4 किलोमीटर नॉन स्टॉप स्विमिंग करनी है। इट्स लाइक अ इम्पॉसिबल टास्क, हम तो नहीं सिखा सकते ऐसा। तो लिटरली ऐसा ऐसा होते 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 मैं मतलब एकदम त्रस्त आ गया था कि यार मतलब कोई स्विमिंग सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा मेरे को। एंड लिटरली लास्ट में मतलब मेरे को एक डॉल्फिन एकेडमी है, वहां पे उन्होंने जगह दी स्विमिंग करने के लिए। एंड आई यूज टू वॉच यूट्यूब वीडियोस माई सेल्फ, यूट्यूब वीडियो देख देख के मैंने खुद से वो ड्रिल प्रैक्टिस करना जाके पूल में, एंड ऐसे मैंने स्विमिंग सीखी खुद से। तो वहां से मेरे दिमाग में था कि यार स्विमिंग ना एडल्ट्स के लिए स्विमिंग लेसन्स बहुत कम है इंडिया में, एंड वेरी फ्यू कोचेज हैव दैट माइंडसेट कि एडल्ट को स्विमिंग सिखाई जा सकती है, और एडल्ट लोग सीरियसली स्विमिंग सीखना चाहते हैं। उनको लगता था एडल्ट्स खाली फन के लिए आते हैं पानी में, बस मस्ती करनी है और जाना है, प्रोफेशनल उनको स्विमिंग नहीं सीखनी मतलब अच्छे से। ठीक है, सो वहां से हमें लगा कि यार ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कितने एडल्ट्स की डिमांड है, और दूसरे एंड पे सप्लाई ट्राई करते हैं कोशिश करने की कि कुछ कोचेस को तैयार करते हैं कि आप एडल्ट को सिखाना। और वो एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया। मतलब हमने वो 2017 में शुरू किया मार्च में, हमने 2-3 पूल्स के संग टाई अप किया, उनकी 1-2 लेन्स लेकर के, और मेरे कुछ दोस्त थे जो अच्छे स्विमिंग कोच थे, उनके संग काम शुरू किया। 6 महीने में हमने कम से कम 500 लोगों को ट्रेन किया दिल्ली एनसीआर में स्विमिंग में। एंड वहां पे क्लियर दिखा मेरे को कि इतनी अच्छी डिमांड थी कि लोग खुद आकर के हमारे पीछे पड़ रहे थे कि यार पैसे ले लो कितने भी, हमें स्विमिंग सिखा दो। तो उस टाइम तक स्विमिंग सिखाने वाले लोग बहुत कम थे। इसीलिए यस, और कोई प्रोफेशनल तो कंपनी थी ही नहीं, मतलब फिटसो जैसी कंपनी तो कोई भी नहीं थी। सारे इंडिविजुअल स्विमिंग पूल से जो कि ट्रेडिशनल वे में चलते थे। ठीक है, उनका एक माइंडसेट था ट्रेडिशनल कि यार खाली बच्चे ही अच्छे से सीखते हैं, एडल्ट्स को तो सीखना नहीं होता। ठीक है, तो एक तो ये चैलेंज था आपका कि ट्रेनिंग देने वाले लोग बहुत कम थे। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं था, क्वालिटी जो मेंटेनेंस करनी है, जो जो आप क्लीन रखना है, ये सब रखना है, तो ये सब चीजों में काफी इश्यूज थे। एंड थर्ड जो इंटरेस्टिंग चीज थी एक और, वो था कि दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे पूरा विंटर पड़ता है, पीक विंटर, वहां पे क्या होता है कि 6 महीने स्विमिंग चलती है हमारे यहाँ, 6 महीने बंद हो जाते हैं सारे पूल्स, राइट। बट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखो तो यूएस में, यूके में, यूरोप में पूल्स थ्रू आउट द ईयर ओपन रहते हैं। इवन वहां तो नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है। ठीक है, तो हमने कहा अगर वहां पे पूल ओपन रहते हैं तो व्हाई नॉट इन इंडिया। एंड वी सर्वेड आवर कस्टमर्स कि अगर हम आपके लिए विंटर में पूल चालू करें तो आप आओगे। कई लोगों ने बोला हाँ। तो हमने कहा यार ठीक है, फिर इसको रिसर्च करते हैं कि कैसे पूल को इंडोर और हीटेड बनाया जाए। तो वी डिड अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च कि कैसे एक स्विमिंग पूल को इंडोर हीटेड कर सकते हैं हम लोग, क्या कॉस्ट आएगा, क्या उसको मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, अब जो भी उसका ऑनगोइंग कॉस्ट रहेगा, वो सब एनालाइज करने के बाद हमें समझ आया कि यार ये किया जा सकता है, फिजिबल है। देन इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड इज कि विंटर में मैं पहली बार, एक मेरे दोस्त हैं आईआईटी के, उनका एक स्कूल है, तो मैं उनके पास गया कि यार मेरे को ऐसे स्विमिंग पूल चालू करना है और विंटर में रन करना है।
तो पहले तो वो हंसे सबसे जबरदस्त कि भाई क्या बात कर रहा है तू, मतलब यहाँ पे लोग समर में स्विमिंग नहीं करते, तू कह रहा है विंटर में स्विमिंग कराएगा। मैंने कहा नहीं नहीं वो कराऊंगा और लोग करेंगे, मतलब आई एम प्रीटी श्योर। तो उनका था कि यार ठीक है तू पूल ले ले और इन्वेस्ट तू करेगा, और तेरी इन्वेस्टमेंट डूब गई तो तेरे हिस्से है, मतलब ठीक मेरे है, पास मत आके ठीक है, रोइयो, ठीक है, ठीक ठीक है। है बट तू देख ले। मैंने कहा ठीक है आई एम रेडी टू टेक रिस्क, और मेरे को 100% श्योर था, हम तीनों मतलब क्लियर थे कि यार चलेगा विंटर में। और हमने वो पूल लॉन्च किया एंड इट वेंट वायरल, मतलब विद इन अ मंथ हमने जितनी सीट्स थी उसकी सारी भर दी। ओके। देन वी लॉन्च द सेकंड पूल, देन थर्ड पूल, एंड दैट इज हाउ वी गॉट इनटू द स्विमिंग क्लासेस। फिट्सको फिर स्विमिंग तो फिट्सो पूरा बिजनेस जो है वो हमारा स्विमिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिट्सो इनिशियली पूरा वेट लॉस और इसकी तरफ था, वो वाला बिजनेस फिर हमने धीरे धीरे उसको वाइंड अप पिवट किया। कर दिया। हमने कहा ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो है कॉम्पिटिटिव बिजनेस, ये है क्लियर जहाँ पे पुल बिजनेस है, जहाँ पे लोग खुद आके हमें बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम पूरा स्विमिंग में शिफ्ट हो गए 2018 में, और फिर हमने अपने खुद के पूल्स रन किए। फिर 2019 आया, तो और इस पूरी जर्नी के दौरान कम से कम 4 साल हम हमेशा एंजल फंड रेज करते रहे। ओके, हमें वीसी राउंड नहीं मिला था, मतलब हम कम से कम आई डोंट नो 100+ वीसी से मिले होंगे। हर किसी का होता था टीम बहुत अच्छी है, आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, बट इस मार्केट पे इस इंडस्ट्री पे हमें बिलीव नहीं है, मतलब स्विमिंग कितना बड़ा हो जाएगा, स्पोर्ट्स कितना बड़ा होगा, ये सब चीजें। तो ये डाउट हमेशा रहा, बट हमें क्लियर था कि हमें तो चलाना है, और हमें क्लियर था हम किसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे यूजर के लिए हम एक बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए हम एक इंटीग्रल पार्ट है। मतलब मुझे लगता है किसी भी स्टार्टअप के लिए ना, अगर आपको अपना स्टार्टअप का इवेल्युएट करना हो कि वो स्टार्टअप कितना सक्सेसफुल हो सकता है, आइडिया कितना अच्छा है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि अगर आपके कल कल के दिन अगर आपका स्टार्टअप बंद हो जाए, तो आपका जो यूजर है उसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट होगा कि नहीं। एग्जैक्टली। वो यूजर आपके स्टार्टअप को याद करेगा कि नहीं यार अच्छा स्टार्टअप तो बंद हो गया, राइट। अगर वो इम्पैक्ट नहीं होगा और 4 लोग हैं सर्व करने के लिए, तो देन प्रॉब्ली यू आर इन टफ बिजनेस। एंड अगर आपको लगता है वो इम्पैक्ट होगा, देन यू आर इन अ रियली गुड बिजनेस। बिल्कुल। 2019 के बाद फिर क्या हुआ? तो 2019 में फिर हम और एक्सपेंड करने वाले थे, तब जाके हमें हमारा फर्स्ट वेंचर कैपिटल फंड मिला, एसआरआई कैपिटल एक था, तो उन्होंने हमारे में इन्वेस्ट किया। और उसके बाद ऑफ कोर्स एंजल्स तो हम हमेशा करते रहे। फिर 2019 में हमने और ग्रो किया, हमने दिल्ली एनसीआर के बियॉन्ड जाके हैदराबाद में ग्रो किया, वहाँ भी स्विमिंग पूल सेट किए। और 2020 में इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड इज कि हमें 5 साल हो गए थे, हम रेडी थे एकदम बड़ा राउंड रेस करने के लिए, और हमने काफी सारे पूल्स के संग टाई अप कर लिया था, क्योंकि मार्च में हम लॉन्च करते थे हमेशा जब समर आती है, ठीक है। तो मार्च 2020 में हमने सब तैयारी कर ली थी कि हम ये लॉन्च करेंगे 10-15 एक्स्ट्रा पूल, और तब हुआ कोविड, राइट। और मार्च में जैसे ही कोविड आया, और वी वर लाइक ऑल ऑफ इट्स अ सरप्राइज, बिग सरप्राइज फॉर एवरी वन ऑफ अस, राइट। हमें लगा कि यार ठीक है चलो 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, कुछ होगा, पर उस टाइम पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं ये चीज, कुछ ओके। होगा। फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो कुछ पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर हमने एकदम से ऑल ऑफ ए सडन सारी कॉस्ट कट करी, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रोका, और हमारा जो भी मतलब लाइक सोचो कि उस टाइम एकदम से रेवेन्यू जीरो हो गया, क्योंकि सारे स्विमिंग पूल्स बंद कर दिए गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ ए सडन, राइट। और हमारा तो सारा बिजनेस ही ऑफलाइन था कि मतलब लोग आएंगे स्विमिंग करेंगे या बैडमिंटन खेलेंगे, वो सब चीजें, तो वो ऑफ हो गया। और हमारे करीब 300-400 एम्प्लॉइज थे, कम से कम 15-20 हजार के हमारे क्लाइंट्स थे। तो द ओनली थिंग विच वी कुड हैव डन एंड वी डिड इट इज कि वी डिड अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद एवरीवन, ठीक है। कि यार हमने सबसे पहले अपने सारे एम्प्लॉइज को बताया कि देखो ऐसे ऐसे चीज है एंड दिस इज इट, देखते हैं सिचुएशन कैसे हैंडल कर सकते हैं। अपने सारे यूजर्स को बताया कि दिस इज द सिचुएशन, एंड बहुत जेन्युइनली ट्रांसपेरेंटली हमने सबसे कम्युनिकेट किया, एंड एवरीवन सपोर्टेड अस रियली वेल। तो ऑल्दो हमारा रेवेन्यू जीरो हो गया था, फिर भी हमारे इन्वेस्टर्स ने हमें सपोर्ट किया, हमारे टीम ने हमें सपोर्ट किया, हमें काफी जगह पे कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी, सब कुछ हुआ, होल्ड पे डाला लोगों को। हमारे जो यूजर्स हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया, मतलब जो हमारे पावर यूजर्स थे उन्होंने कईयों ने 5-5 साल की मेंबरशिप हमसे बाय करी, ओके। ठीक है। एट दैट टाइम इवन नोइंग कि यार अभी पूल आज के दिन बंद है, बट उन्हें कॉन्फिडेंस था कि जब भी खुलेगा तो फिट्सो विल सर्व अस। सो विद ऑल दैट थिंग वी वर एबल टू सर्वाइव, एंड सर्वाइव करना ही सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक एक ट्राइड होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए। ठीक है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर आइडिया, यू नो कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, देन यू जस्ट हैव टू सर्वाइव फिर उसके बाद एंड वो हमने करीब 6 महीने सर्वाइव किया, एंड फाइनली दैट इज हाउ थिंग्स हैपन कि मतलब आउट ऑफ ए ब्लू एक दिन जोमेटो दे रीच आउट टू अस सेइंग कि यार वी वांट टू एक्वायर यू,
ठीक है। And why did they want to acquire us is because they want to get into the health and fitness also along with food. ओके। तो उस टाइम पे फूड बिजनेस था बट वो पूरा लाइफस्टाइल कैप्चर करना चाहते थे यूजर्स का, सो वहां पे उनको फिटनेस बट सौरभ, मतलब स्विमिंग और खाना तो बहुत ही नहीं, अलग मतलब वो अलग है। फिटनेस की तरह है, देखो कि जैसे फिटनेस स्पोर्ट्स वगैरह है तो क्या है कि एक यूजर के लाइफस्टाइल में क्या है कि आप अच्छा खाओगे अच्छा वर्कआउट करोगे, अच्छा सोओगे, ठीक तो है, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, ठीक है। राइट। तो उनका यही कॉन्सेप्ट है कि यार मैं पूरे यूजर की अपनी लाइफस्टाइल कैप्चर करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब अगर मेरे को जोमेटो को और बड़ा करना है, सो फिटनेस एंड स्पोर्ट्स के अंदर दे हैड फ्यू ऑप्शंस ओनली, मतलब इंडिया में ज्यादा कंपनी थी नहीं, तो फिट्सो को रीच आउट किया एंड दे नो अस well, matlab we used to keep telling them the updates and all of the company. They some of them were users also of it, so they मतलब used to कैसे come उनको मेल करते रहते थे आप अपडेट्स देने के मेल लिए? करना, फिर उसके बाद कई सारे जो लीडरशिप टीम के मेंबर थे वो स्विमिंग भी करते थे हमारे यहाँ पे, जोमेटो के? जोमेटो के ओके, बैडमिंटन भी खेलते थे, तो दे ओके, नो कि अच्छी सर्विसेज है, ठीक है। क्वालिटी अच्छी है, Got it, टीम अच्छी है, राइट, सो got it. दैट वे देन वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन, we figure out that's a good deal for all the shareholders, for all the employees, and कंपनी का फ्यूचर दिख रहा है क्लियरली फिट्स होगा कि अच्छा दे विल ग्रो इट, सो विद दैट आइडिया वी took that deal and it took around 6 months to complete that deal, and 6 महीने बाद 2021 मार्च में we sold it, and all of the shareholders and every one of us made a good money out of it. और इसमें एक और लर्निंग क्या आती है ना कि sometimes raising less amount of money is good for a startup. It's not always good कि यार आप ज्यादा से ज्यादा रेज करो, क्यों? क्योंकि जब आउटकम एग्जिट आउटकम आता है उस टाइम पे डिपेंड करता है आपने कितना कम रेज किया हुआ है, जितना कम रेज किया है, जितना ज्यादा इक्विटी आपके हाथ में है उतना ज्यादा रिटर्न बनता है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हमने 2 मिलियन 3 मिलियन ही रेज किया था, अब अगर हमने कंपनी मान के चलो 20 मिलियन की भी बेच दी तो आपने हर किसी ने 10x टाइप पैसा बनाया, बिल्कुल। फाउंडर भी बनाएगा, इन्वेस्टर भी बनाएगा। ऑन दी अदर हैंड मान लो आपने एज अ कंपनी 30-40 मिलियन रेज किया हुआ है, अब 30-40 मिलियन रेज करने के बाद आपने अगर इक्विटी 20 बहुत मिलियन की कम। बेची तो किसी ने पैसा नहीं बनाया, सबका लूज होगा। आपने 30-40 मिलियन की भी बेची तो सबका 1x ही रिटर्न कर पाओगे, और सबसे पहले आपको इन्वेस्टर का रिटर्न करना होता है, तो फाउंडर का तो बनता ही नहीं है। तो कम से कम अगर आपने 30-40 रेज किया हुआ है ना, तो कम से कम आपको 100 मिलियन का बेचना पड़ेगा। कितने में करा था फिर से? अब हमने हमने बेचा था करीब 15-20 मिलियन का, और उसमें होता क्या है कि 100 मिलियन का या उससे बड़ा एक्विजिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, राइट। ऑन द अदर साइड छोटा एक्विजिशन हमेशा पॉसिबल है, मतलब किसी बड़ी कंपनी के लिए 15-20 मिलियन शेल आउट करना इज नॉट अ बिग टास्क। सो दैट्स वेयर आई थिंक किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए ना ये चीज समझना भी बहुत जरूरी है कि आप कितना फ्रूगली अपने स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हो, कितना कम रेस करके बिल्ड कर सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा। क्योंकि ग्लोरी ना मैंने देखा है कि मार्केट में उन्हीं को मिलती है जो बड़ा राउंड रेस करते हैं, बड़ा रेस किया, मगर जितना बड़ा रेस करते जा रहे हो ना उतना आप अपने आप को फैट करते जा रहे हो, राइट, और वो आपको लास्ट में जाके एक होता है कि आपके रिटर्न्स को श्रिंक कर दे। तो आपको ग्लोरी मिली बट जिस दिन पैसा मिलना है शायद वो ना मिले आपको। एग्जैक्टली। फिर सेल करने के बाद? तो सेल करने के बाद हमने जोमेटो के संग एक्सपेंड किया, और 6 महीने बाद फिर ये हुआ कि जोमेटो का थोड़ा फोकस हुआ कि यार हमें फूड पे वापस फोकस करना है, एंड कल्ट फिट वाज ट्राइंग टू गेट इनटू स्पोर्ट्स। तो कल्ट फिट के लिए इट वाज अ परफेक्ट फिट कि यार मतलब जिम का दे वर रनिंग द सिमिलर बिजनेस मॉडल, दे वर टेकिंग जिम्स ऑन लीज एंड रनिंग इट, वी वर टेकिंग स्विमिंग पूल एंड बैडमिंटन ऑन लीज एंड रनिंग इट, सो वहां पे इंटीग्रेशन बहुत अच्छा था, तो जोमेटो से वो कल्ट को शिफ्ट हो गया। जोमेटो क्या मतलब चीज लगती है एक कंपनी बेचने के लिए, क्या क्या रहता है? मतलब आई हैड टू मेनी पॉडकास्ट बट किसी के साथ भी ऐसे नहीं लिया जिन्होंने अपनी कंपनी इतने बड़े स्टार्टअप को गॉट इट सेल करी हो। यार आई थिंक कंपनी बेचना भी एक इंटरेस्टिंग वो है, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट नंबर 1 इज टाइमिंग, ठीक है, और टाइमिंग तो मैं बोलूंगा किसी भी स्टार्टअप आइडियाज में टाइमिंग इज द बिगेस्ट थिंग, राइट। मतलब कई बार लोग ना सोचते हैं यार सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे डिफरेंट क्या है, बट और टाइमिंग को बहुत अंडररेटेड मानते हैं कि मतलब चलो डिसीजन ले लेंगे, या बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डेटा एनालाइज करने लग जाते हैं, राइट। मुझे लगता है थोड़ा सा बैलेंस ढूंढने की जरूरत होती है कि मतलब आपको स्पीड भी रखनी है आइडिया में, एग्जीक्यूट करने में या कोई डिसीजन लेने में, दूसरे एंड पे डेटा भी इंपॉर्टेंट है, बट उसका कहीं ना कहीं एक मिक्स चाहिए होता है, बहुत ज्यादा एनालिटिकल होने की जरूरत नहीं है। और टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे किसी भी जब आपको मान लो एक्विजिशन ऑफर आया, कुछ आया, तो समटाइम पीपल फील कि यार अच्छा एक्विजिशन ऑफर है, ये कुछ सोच रहे होंगे, इनको कुछ फायदा दिख रहा होगा, राइट, तो मैं तो नहीं बेच रहा, मैं तो ग्रो करूंगा, आगे बढ़ूंगा, राइट। तो इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब यू हैव टू ऑलवेज बी
लाइक एक थोड़ा सा एज अ फाउंडर आपका इमोशनल एंगल रहता है कंपनी का, दूसरे एंड पे आपको प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए कि यार किस चीज में फायदा है एंड व्हाट इज द आउटकम कमिंग फ्रॉम दैट डील, राइट? तो मतलब फॉर एग्जांपल इफ आउटकम में मेरे को 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक, कि जो भी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, एवरीवन शुड मेक गुड मनी, राइट? गुड रिटर्न। सेकंड, कि जो आपकी एम्प्लॉइज हैं, जो आपके यूजर्स हैं, उनका टेक केयर किया जाए ढंग से। एंड थर्ड, देयर शुड बी द फ्यूचर फॉर द बिजनेस, द ड्रीम यू हैव सीन, दैट ड्रीम इज गोइंग टू कीप बिल्डिंग, राइट? मतलब वो सामने वाली कंपनी उसको किल नहीं करने वाली आपके स्टार्टअप को, दे आर गोइंग टू ग्रूम इट फर्दर। तो अगर ये 3 चीजें फुलफिल हो रही है तो मेरे को लगता है कि यू शुड कंसीडर दैट डील। सौरभ, मेरे को लगता है कि बिजनेस बेचने के लिए आई थिंक दो फाउंडर के दिमाग में दो माइंडसेट रहते हैं कि यार मेरी कंपनी जोमेटो की तरफ से ऑफर आया है कि मेरी कंपनी उनको हाँ। खरीदनी है, तो मैं शायद कुछ बड़ा बनाने वाला हूँ जब भी उनको बिल्कुल। मेरे में पोटेंशियल लगी है। बिल्कुल। दूसरी जो चीज आपने कही हाँ। है, तो इसको दोनों में से डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता बिल्कुल होगा। मुश्किल है यार, मगर वही चीज है कि थोड़ा सा आप टाइम लो, स्लीप ओवर इट, ठीक है, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स और मे बी योर मेंटर्स एंड देन टेक अ क्विक डिसीजन। मतलब लाइफ में मेरे को लगता है कोई डिसीजन सही गलत नहीं होता, डिसीजन ले लो, उसके बाद उसको सही कर लो, दैट्स इट, दैट्स द ओनली वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट? उसके बाद जोमेटो ने एक्वायर कर ली, तो क्या होता है कि जैसे यू एज अ फाउंडर आप जोमेटो के अंडर काम करते हो, हाँ, तो फिर मतलब ऐसा था कि फिट्सो वाज पार्ट ऑफ जोमेटो, ठीक है? बट वी वर रनिंग फिट्सो, मतलब इंडिपेंडेंटली इन अ वे, बट जोमेटो का ही पार्ट थी अब फिट्सो, और फिट्सो को हम रन कर रहे थे। मेरे ना थोड़े से क्विक क्वेश्चंस हैं। इट्स लाइक कि चलो जोमेटो के अंदर थी फिट्सो, ठीक है? हम्म। तो आप उसके फाउंडर रहे थे उस टाइम या नहीं, नहीं? फिर आप मतलब एज अ मतलब कंपनी जब आपने बेच दी पूरी, ठीक तो है। आप तो फिर जोमेटो के ही एम्प्लॉय बन गए थे जोमेटो के कैसे, आप एम्प्लॉय, तो राइट? मतलब आपको जोमेटो मंथली देता हाँ, था, सैलरी देते थे सैलरी आपको, देते थे। बिल्कुल। ओके, और उसके सारे स्टेक्स आपको, उसके जितने स्टेक्स का उस टाइम हाँ, पे अमाउंट था वो मिल गया होगा राइट, अलग, और उसके बाद फिर जोमेटो आपको सैलरी देता बिल्कुल, था और 100% स्टेक जोमेटो का, राइट, और जो मतलब ओके। बिल्कुल। ओके, फिर उसके बाद फिर कल्ट फिट तक कैसे पहुंची वो तो कंपनी? फिर जोमेटो ने वही 100% कल्ट को सेल कर दिया, ओके, देन कल्ट इज हैविंग फिट्सो टुडे। तो क्या था वो वैल्यूएशन जब जोमेटो ने सेल करा? आई थिंक वो जो न्यूज़ में मैंने पढ़ा है $50 मिलियन। 50? हाँ, तो ओके। व्हिच इज लाइक अराउंड 400 करोड़। हाँ, हम्म। तो आई थिंक डिसेंट अमाउंट है एंड कल्ट फिट डेफिनेटली इज मेकिंग गुड लाइक बिजनेस आउट ऑफ फिट्सो टुडे, तो व्हिच इज गुड मतलब। फिर सौरभ आप कल्ट फिट में चले गए थे? नहीं, नहीं, तो कल्ट फिट के टाइम पे हम लोग मूव आउट हो गए थे, हम तीनों ओके, फाउंडर्स। ओके। हाँ, हम तीनों फाउंडर्स फिर उस टाइम, क्योंकि कल्ट को उनको बिजनेस आता था वो वाला रन करना, तो इट वाज नॉट अ न्यू बिजनेस फॉर देम इन अ वे। तो स्ट्रक्चर उन्हें समझ आता था, टीम थी उनके पास, हमारी टीम पूरी मूव हो गई, सो दे वर रनिंग इट एंड दे डिड इट वेल। आज तो बहुत नई चीजें सीखने को मिली। हाँ, तो जब अमेजोन में यू वर्किंग, तो क्या आपको मंथली मिल रहा था क्या? जोमेटो में। जोमेटो में, सॉरी, हाँ, जोमेटो तो में व्हेन यू। जोमेटो में यार मतलब ठीक है, सैलरी तो आई थिंक डिसेंट ही थी, मतलब हमारी सैलरी का कोई आइडिया तो था नहीं हमें एक्चुअली, मतलब जब हम खुद की कंपनी रन कर रहे थे, तो उस टाइम तो हम सैलरीज ऐसे ही लेते थे, मतलब लाइक इनिशियली हमने कितने से शुरू किया था, आई थिंक 5 लाख रुपीज पर एनम टाइप, मतलब 50,000 रुपीज टाइप लेते, 40,000 रुपीज पर मंथ लेते थे हम लोग। फिर हमने 80,000 किया अपनी खुद की सैलरी, फिर लास्ट तक आते थे, मतलब 5 साल बाद भी हम लोग शायद 1.5 लाख रुपीज पर मंथ, दैट्स इट, ओके। उतनी ही सैलरी लेते थे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो जोमेटो में ठीक है, मतलब वहां पे हमें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हाँ जी। मतलब द काइंड ऑफ मनी यू हैव मेड फ्रॉम द डील इज लाइक एट अ डिफरेंट लेवल, तो आपको सैलरी का फर्क नहीं पड़ता, और सैलरी से कुछ मेरे को लगता है पर्सनली, फॉर पीपल लाइक हु आर हैविंग एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, दे शुड ऑलवेज फोकस ऑन इक्विटी, एग्जैक्टली। राइट? मतलब सैलरी इज लाइक अ पॉइजन इन दैट सेंस, मतलब मेरे हिसाब से, कि जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है, जितनी उसकी आदत कम डालो उतना अच्छा है, राइट? तो सैलरी को ना ही लो तो अच्छा है, मतलब अगर जरूरत ना हो तो, एंड ऑलवेज फोकस ऑन ई सॉप्स, इक्विटी, एंड दैट वे यू आर कमिटेड ऑल्सो, बिल्कुल। मतलब यू नो कि मेरे को भाई ये ई सॉप है, मेरे पास इक्विटी है, तो मैं इसी को कंपनी को बिल्ड करके रहूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मेरे पैसे बढ़े। हाँ, और मेरे पैसे बढ़ेंगे और मैं यहीं से पैसा बनाऊंगा फाइनली। तो जब फिट्स को आपने सेल करी थी, तो कितना परसेंट स्टेक था आप पे? फिट्सो सेल करते समय तीनों फाउंडर्स के पास अराउंड 50% टाइप्स था। ओके, ओके। फिर उसके बाद आपने कल्ट फिट्सो चली गई कल्ट फिट हाँ, पे। अभी कैसी चल रही है फिट्सो? बहुत अच्छा कर रही है मेरे ख्याल से। अभी मैंने रिसेंटली जो न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें आई थिंक फिट्सो का कुछ है, मतलब मे बी आई थिंक टोटल रेवेन्यू का 10% टाइप्स रेवेन्यू ऑफ ओके, फिट्सो का है। ऐसा लगता है सौरभ कि मतलब अगर ना बेचते तो जो अभी कल्ट हाँ, फिट ने बना दिया उसको हम बना सकते नहीं यार, कुछ। मतलब मेरे को, मतलब ये तो है ही कॉन्फिडेंस कि हमेशा हम बना सकते थे अच्छा, और बड़ा भी करते ही, हम्म। बट मेरे को कभी ये नहीं लगता कि हमने बेच के कुछ गलत किया, मतलब हमेशा ये लगता है, क्योंकि
ये मेरा शायद एटीट्यूड भी है कि जो डिसीजन लिया सही लिया और खुद से लिया होता है। ओके। मतलब कभी भी कोई डिसीजन ऐसे प्रेशर में आके नहीं लिया किसी के या कुछ भी चीजें ना। तो मेरे को कभी लाइफ में गिल्ट वाला तो एंगल बहुत ही मतलब आया ही नहीं है शायद कभी भी किसी डिसीजन पे, ओके। राइट। और दूसरा मेरे डिसीजन सही भी रहे हैं, हाँ मतलब जी। जो भी हम डिसीजन लिए हमेशा, ठीक है, दे हैव वर्कड रियली इन फेवर ऑफ आवर्स Okay. टिल डेट। तो उसके बाद फिर आपने हेल्दीफाई कब ज्वाइन करी? हेल्दीफाई मैंने करीब 8-10 महीने पहले। ओके। और उससे पहले क्या करा फिर कल्ट? तो उसके पहले हम 1.5-2 साल हमने ट्रैवल किया, ओके। वर्ल्ड ट्रैवल अरे किया। वाह! और इससे जो बढ़िया मेरा चीज़। सबसे पसंद है मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स, सो आई डिड अ लॉट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। ओके। आई लर्न न्यू स्पोर्ट्स लाइक मैंने स्नोबोर्डिंग सीखी सबसे पहले जाके गुलमर्ग में। उससे पहले मैंने किया विपस्सना का कोर्स, विपस्सना मेडिटेशन होती है 10 डेज की, ओके। वो मैंने किया अरुणाचल प्रदेश में ओके। 2021 दिसंबर में। तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। 10 दिन आपको मौन रहना होता है, फोन वगैरह सब साइड में, एक शब्द नहीं बोलना होता, आंखों से भी नहीं बोलना होता, इशारों से भी नहीं। और वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही सही लर्निंग सी। फिर जनवरी में मैं गया वहाँ पे गुलमर्ग में, वहाँ स्नोबोर्डिंग सीखी। फिर केरला में स्टैंड अप पैडलिंग सीखी। फिर शामोनी चले गए फ्रांस में, अरे वहाँ वाह! स्नोबोर्डिंग करी। ग्रीस वगैरह घूमे विंटर में वाइफ के साथ। फिर उसके बाद मैं चला गया था मैक्सिको। मैक्सिको में कानकून में मैंने काइट सर्फिंग सीखी। काइट सर्फिंग काफी अमेजिंग स्पोर्ट है, डिफिकल्ट भी है बट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है जब कर रहे हो। प्लस एक केबल पार्क होता है, केबल पार्क में दैट पुल्स यू ऑन द वाटर बोर्ड, ओके। वो सब किया मैक्सिको में। फिर ऋषिकेश में योगा और वाइट वाटर कयाकिंग सीखी। फिर तो हाँ, आई थिंक यही सारे स्पोर्ट्स थे। ओके। बाकी फिर थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया, हांगकांग, वियतनाम, ये सब घूमा। यूरोप में आइसलैंड वगैरह ये सब की ट्रिप लगाई। और हाँ, 1-1.5 साल हो गया तो फिर उसके खत्म ही बाद। नहीं हो रहा। हाँ, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा था। पूरा 1.5 साल हाँ, जितना भी वहां से पैसा बनाया था सब एंजॉय करा। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल। और ओके। इसमें ट्रैवल में बहुत ज़्यादा खर्चा होता भी नहीं, मतलब लाइक आप तरीके से करो अपने, हम्म। तो और कोई ज़्यादा शौक है नहीं। हाँ जी। मतलब मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स का, ट्रैवल का, इन सब चीज़ों का है, तो उसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंस होता नहीं उतना ज़्यादा। ओके। तो मतलब वो सब चीज़ें करी, फिर लगा कि अब कुछ करना है वापस से। ठीक है। तो वो जो हमारी अपब्रिंगिंग है, वो चुल जो है ना, वो जाती ही नहीं कि कुछ करना है। तो फिर से हुआ कुछ करना है, तो फिर वापस आके शुरू किया। तो मैं सोच रहा था पहले कुछ ऑडियो स्पेस में करने का, कंटेंट ओके। वाली स्पेस में। तो 2-3 महीने उसमें कुछ सोच रहा था, फिर फाइनली मेरे को चमका कि यार, मतलब आइडिया अच्छा लग रहा था मेरे को अपना, बट आई रियलाइज कि दिस इज नॉट फॉर मी। मतलब पर्सनली मेरे को स्पोर्ट्स, फिटनेस और लाइक लाइक पॉजिटिव चेंज में मजा आता है। कंटेंट, एंटरटेनमेंट, ये सब चीजों में शायद उतना मेरे को पर्सनली मेरी उतनी पैशन नहीं है। तो फिर मैं वापस से स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ सोचने लगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड ऑल। एंड दैट टाइम आई डिस्कस विद तुषार, जो फाउंडर है हेल्दीफाई के। सो वी वर गुड फ्रेंड्स, वी डिस्कस कि है तो हेल्दीफाई का बिजनेस तो समझ आता ही है। सो आई थॉट ठीक है, यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आई जॉइन। सर एज अ डायरेक्टली प्रेसिडेंट ज्वाइन हो गए थे आप, हाँ, तो मतलब व्हाट इट टेक्स के जैसे एडवाइजरी बोर्ड्स पे आते हैं हाँ। स्टार्टअप्स में, तो कैसे वो आते हैं? वो मतलब उनका तो आई डोंट थिंक सो कोई हायरिंग प्रोसेस वगैरह होता उसका कोई होगा। प्रोसेस नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। वो प्रोसेस नहीं होता, वो आपके जैसे मैं और आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं हाँ। दोस्ती यारी में, ठीक है। वी रियलाइज कि यार अपनी ट्यूनिंग है, अपनी केमिस्ट्री है, अपने को एक दूसरे की बात समझ आ रही है और सिंक में है। सो देन यू डिसाइड कि चलो करते हैं साथ में काम। और बिजनेस बनाना एट द एंड मुझे लगता है बहुत ही, वैसे देखोगे ना तो बहुत सिंपल सी चीज है। मतलब आपको बहुत ही बेसिक चीजों पे काम करना होता है, राइट। कि मतलब एक जगह डिमांड है, एक जगह सप्लाई है, दोनों को सही करो, बीच में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगाओ, प्लेटफॉर्म बनाओ कुछ बढ़िया सा, उन दोनों को कन्वीनियंस दो, सॉल्व करो। मतलब देखा जाए तो अब उसमें ना लोग कॉम्प्लेक्स करते चले जाते हैं उस चीज को, हाँ। विद टाइम चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी जितना कम कर सको, जितना सिंप्लीफाई कर सको लाइफ में, उतना अच्छा आप बिजनेस बना लेते हो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर। तो अब क्या अपकमिंग प्लान्स क्या है अब? अपकमिंग प्लान यार अभी यही है, हेल्दीफाई का बिजनेस बना रहे हैं, उसको बहुत अच्छा बनाना है। और अगेन वहाँ पे एक मतलब जो हमारा मिशन है, हेल्दीफाई अब बिलियन लोग। तो इंडिया में तो ऑलरेडी हम 40 मिलियन लोगों को कर चुके हैं। अभी ग्लोबल एक्सपेंशन का ही प्लान है, और इंडिया के अंदर और अच्छे सर्विस प्रोवाइड करनी है। प्लस पर्सनल लेवल पे आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हाइब्रिड वर्कआउट्स दीज डेज। ओके। तो हाइब्रिड एथलीट होता है जहाँ पे आप एंडोरेंस और स्ट्रेंथ को मिक्स करते हो। ओके। तो आजकल मैं उस पे बहुत अपना काम कर रहा हूँ, बिल्डिंग माय ओन स्ट्रेंथ, लिफ्टिंग लॉट ऑफ हैवी वेट्स, डूइंग डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज अलोंग विद रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एंड
planning to do such races like high rocks and other, जहाँ पे आपको functional activity और running साथ में करनी होती है. So I'm enjoying that a lot. Thank you so much, Saurav. I really appreciate your time over here.